अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपने दिन का, अपने इस नए वीक का आगाज़ कर चुके होंगे। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान और भारत के मैच के हवाले से, जो कि हमने देखा कि कल जो मनाजिर थे वही मनाजिर थे जो कि 2 सितंबर को भी हमने देखे, जब पाकिस्तान और भारत का मैच बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया था। यहाँ पर एज सिर्फ ये मिला है कि आज इस मैच को दोबारा से शुरू किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक रिजर्व डे रखा गया था। कहा यही जा रहा है कि आज भी बारिश होगी और शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इन तमाम बातों पर जय शाह को, BCCI को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान की मेज़बानी में जब ये इवेंट हो रहा है तो फिर पाकिस्तान की ही बात क्यों नहीं मानी जा रही, जब पाकिस्तान की जानिब से पहले ऑफर की गई थी कि तमाम जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होने चाहिए। जैसे हमने देखा 4 मैचेस यहाँ पर हुए, सिक्योरिटी का यहाँ पर कोई इशू नहीं था, वेदर का यहाँ पर कोई इशू नहीं था, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हिंदुस्तान की और जय शाह की हठधर्मी की वजह से अब हम देख रहे हैं कि ये दुनिया क्रिकेट का जो सबसे बड़ा मार्का है, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान होता है, जिसका इंतजार सिर्फ पाकिस्तानी और भारतीय शायकीन को नहीं होता बल्कि पूरी दुनिया के लोग इस मार्के का इंतजार कर रहे होते हैं। बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम ब्रॉडकास्टर्स की बात करें, हम जो ऑडियंस आपकी आती है स्टेडियम में, उसकी अगर बात करें, कल हमने देखा कि कम तादाद में लोग स्टेडियम में मौजूद थे क्योंकि उन्हें पता था कि बारिश हो जानी है, जिस तरह का वेदर बना हुआ था। खैर, मैच को आगे चल के डिस्कस करते हैं, अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। हाई वोल्टेज पाक भारत मैच बारिश से फिर मुतासिर। जो डर गया वो मर गया, बिलावल का इत्तेहादियों पर वार। चीनी और बिजली चोरों समेत स्मगलर्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। और भारत में हुआ G20 इजलास मजाक बन गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं जय शाह, उनकी मनमानियों की वजह से एशिया कप का सारा मजा ही किरकिरा हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से बार बार बारिश की पेशगोई की गई। उसके बाद एशिया कप के मेज़बान मुल्क पाकिस्तान की जानिब से एशियन क्रिकेट काउंसिल से मैचेस का वेन्यू तब्दील करने का मुतालबा किया गया, लेकिन इस मुतालबे को भी नहीं माना गया। जय शाह साहब की जो हठधर्मी है, हम देख रहे हैं कि ये जो पाक भारत मैचेस हैं वो उसकी नज़र हो चुके हैं और वो बज़िद रहे हैं कि जो मैचेस हैं वो कोलंबो में ही होंगे। और ऐसा क्यों है, ये वजह शायद सभी जानना चाहते हैं। कल फिर वही हमने देखा, बारिश आई, मैच को मुलतवी करना पड़ा और रिजर्व डे रखा तो गया है, लेकिन आज भी यही बताया जा रहा है कि आज भी बारिश के चांसेस हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था सुपर 4 मरहले का, जहां भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले बैटिंग की। 24.1 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने 147 रन बना लिए थे। अच्छी परफॉर्मेंस थी भारत की जानिब से। कल पाकिस्तानी बॉलर्स ने कम बैक किया, लेकिन बारिश ने रंग में भंग डाल दी और तेज बारिश थम तो गई थी, लेकिन ग्राउंड इस कदर गीला हो चुका था कि अंपायर्स ने इस मैच को मुअत्तल कर दिया। रिजर्व डे पर इसे हमने देखा कि उसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो आज एक बार फिर से भारत 2 विकेटों के नुकसान पर 147 रन पर दोबारा से इनिंग्स का आगाज करेगा। लेकिन फिर वही बात है कि आज भी महकमा मौसमियात ये बता रहे हैं कि आज भी बारिश होगी। बारिश की वजह से मैच अगर मुलतवी हो जाता है, और जैसा कि हमने देखा कि कल भी मुलतवी हुआ, तो फिर जो शायकीन क्रिकेट हैं वो तो जिस तरह की मीम्स बना रहे हैं, इवन हमने सोशल मीडिया पर ये देखा कि बद्दुआएं दी जा रही हैं जय शाह साहब को, क्योंकि लोगों का जो छुट्टी का दिन है वो खराब किया गया। मैं भी कल बैठा हुआ था, पूरा दिन कोई काम नहीं किया, सिर्फ मैच के लिए वेट करते रहे हैं कि मैच किसी तरह से शुरू हो जाए। और यही 2 सितंबर को भी हुआ था, जब महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान में छुट्टी थी, लेकिन सब लोग मैच देख रहे थे और मैच का मजा खराब हो गया था। उस दिन भी बारिश हो गई थी। शायकीन क्रिकेट एशिया कप को बारिश की नजर करने पर अब शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सवाल पूछा जा रहा है जय शाह साहब से कि ऐसी कौन सी मजबूरी है और क्या ऐसा मसला है कि मैच किसी और वेन्यू पर शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा। यूएई एक बड़ी अच्छी ऑप्शन थी, पाकिस्तान में ये मैचेस हो सकते थे। 2025 में भी इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ही आना है, तो अगर अभी से शुरुआत कर लेते तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा मसला ही नहीं होना था। तो बात कर लेते पाकिस्तान की और इंडिया की परफॉर्मेंस के हवाले से। तो जो आगाज़ था वो तो पाकिस्तानी टीम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि रोहित शर्मा और शुभमन गिल हमें काफ़ी फॉर्म में नजर आए हैं, बिल्कुल भी डर कर नहीं खेल रहे थे। ज़बरदस्त उन्होंने स्ट्रोक्स लगाए हैं और पहले प्रेशर बिल्डअप किया है, एक मोमेंटम बिल्डअप किया है। शाहीन शाह अफरीदी खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सके, जिस तरह से वो जाने जाते हैं कि जो शुरू के ओवर्स हैं उसमें वो विकेट लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
कल हमने देखा नसीम शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन कैचेस विन मैचेस वाली जो बात है वो काफ़ी हमें एक प्रॉब्लम दिखाई दी। पाकिस्तानी फील्डिंग में काफ़ी कैचेस ड्रॉप हुए हैं, जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी टीम अपना मोमेंटम नहीं पकड़ सकी। जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स थे फिर वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर में आके उनकी परफॉर्मेंस पर भी फ़र्क पड़ने लगा, क्योंकि कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, फील्डिंग अच्छी नहीं हो रही थी। इंडियन बैट्समैन चौके लगा रहे थे, छक्के लगा रहे थे, बड़ा ज़बरदस्त खेल पेश कर रहे थे। और ये सवालात तो उठते दिखाई दे रहे हैं कि जो पाकिस्तान की फील्डिंग है कि अचानक फील्डिंग को क्या हुआ। तो जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे कि ये किस तरह से इस इवेंट को ख़राब किया जा रहा है, और सवाल ये भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान अगर इस इवेंट का मेज़बान है तो फिर पाकिस्तान की बात क्यों नहीं मानी जा रही, या फिर पाकिस्तान अपनी बात क्यों नहीं मनवा रहा। जिस तरह से इंडिया ने कह दिया था कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे, हमारा तो एक गुड जेस्चर है कि हम उसके लिए भी रेडी हैं कि हम इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो जाए, जब पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट ख़राब हो रही हो, उससे आपको माली नुकसान भी हो रहे हैं, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो फैंस हैं वो बड़े नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। जो क्रिकेट फैंस हैं वो बेशक क्रॉस द बॉर्डर हों या पाकिस्तान में हों, तो इस वक्त कुल मिला के जो पाकिस्तान इंडिया की आबादी है 150 करोड़ लोग हैं, और उनको इंतज़ार रहता है पाकिस्तान और भारत के इस मैच का। हमेशा से ही इस मैच का जो ये कह लें जो हीट होती है इस मैच का जो जज्बा होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। तो मेज़बान मुल्क पाकिस्तान के इस मुतालबे के बावजूद भी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इस इवेंट का वेन्यू तब्दील नहीं किया। और क्यों एशिया कप से ये दुश्मनी की जा रही है, वजह भी समझ में नहीं आ रही है। वहाँ भी जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं अक्रॉस द बॉर्डर वो भी यही बात हमें करते दिखाई देते हैं। जय शाह पर तनकीद कर रहे हैं कि भाई वेन्यू आप तब्दील करें, क्यों आप एशिया कप को ख़राब कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास वेन्यू तब्दील करने का अख्तियार तक मौजूद नहीं है, तो फिर ये किस बात की मेज़बानी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये सवाल हम पूछते हैं कि आप लोगों की जानिब से प्रेशराइज क्यों नहीं किया जा रहा। ज़कात अशरफ साहब कल मौजूद थे स्टेडियम में, तो यकीनी तौर पर इस पर पाकिस्तान को एक फर्म स्टांस अब लेना पड़ेगा, क्योंकि जय शाह की जो पॉलिसीज़ हैं उससे पाकिस्तानी क्रिकेट को ख़राब किया जा रहा है, पाकिस्तानी क्रिकेट से दुश्मनी की जा रही है। एशियन क्रिकेट काउंसिल में जो डिक्टेटरशिप है उसके राज का खात्मा कैसे होगा, अब ये भी पाकिस्तान को देखना है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ हमने देखा कल जबरदस्त बैटिंग थी, अब विकेट फ्लैट थी, बॉलर्स अपनी लाइनो लेंथ को बरकरार नहीं रख पाए हैं। ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से, जो कि थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। टॉस जीतकर बॉलिंग का जो फैसला किया गया, कई लोगों ने उस पर भी तनकीद की है। बाबर आजम की कप्तानी नो डाउट बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठते हैं, और तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी चाहिए। तो वसीम जूनियर की जगह यह भी कहा जा रहा है कि मीडियम पेसर फ़हीम अशरफ को क्यों खिलाया जा रहा है। बाबर आजम की कप्तानी देखते हैं कि एकदम जारहाना के बजाय दिफाई पोजीशन पर क्यों आ जाती है। तो बहुत से ऐसे सवाल हैं कि पाकिस्तान को अब इस मैच में अगर वापस आना है, आज दोबारा से मैच शुरू होगा, 147 रन से इंडियन टीम दोबारा से अपने खेल का आगाज़ करेगी, तो पाकिस्तान को क्या ऐसी हिकमत अमली अपनानी है कि वो इंडियन टीम को जल्दी आउट करें, पवेलियन की राह जल्दी दिखाएं। और बैटिंग का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि पिछले मैच में भी यही हुआ था, कल भी हमने देखा यही हुआ कि इंडियन जो हैं वो आते हैं, बड़े मजे से बैटिंग करते हैं, उसके बाद बारिश हो जाती है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैटिंग का मौका नहीं मिल पा रहा, तो हम सिर्फ बॉलिंग और फील्डिंग करके ही थक रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम देखना चाहती है बाबर आजम की इनिंग्स को, और एक्सपेक्ट यही करें कि इंडिया के खिलाफ वो सेंचुरी स्कोर करेंगे और एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। जीते कोई भी, लेकिन मैच जरूर होना चाहिए। ये अब दोनों साइड से कहा जा रहा है कि कोई भी टीम बारिश के पीछे ना छुपे। जैसे पिछले मैच में हमने देखा पाकिस्तानी बॉलर्स छाए रहे थे, जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी थी, इंडिया 266 स्कोर कर चुका था, और उसके बाद ये जब बारिश हो गई तो पाकिस्तानी फैंस ने कहा कि आज बारिश ने इंडिया को बचा लिया, और कल के मैच के बाद इंडियन फैंस कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम को बारिश ने बचा लिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तानी फैंस बिल्कुल भी ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मैच हो, इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन जरूर होना चाहिए, और जो भी बेस्ट टीम है वो जीते, जो अच्छा परफॉर्म करे वो जीत जाए। एशिया कप का भी फाइनल भी होना है, ये तो सुपर 4 का एक मैच है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच हमेशा से ही इंपॉर्टेंट ही रहा है। जब से हम देखते हैं जो पाकिस्तान की राइवलरी है, तो बड़े जबरदस्त मैच की उम्मीद की जा रही है आज भी। अब दुआ यही करते हैं कि आज बारिश किसी भी सूरत ना हो। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। माजरत के साथ आपको सुबह सुबह उठाया हमने। जानेंगे कि बारिश ने तो मैच का मजा खराब कर दिया, बल्कि पूरे एशिया कप का ही मजा खराब कर दिया। 2 सितंबर को भी यही हुआ, कल भी यही हुआ, और आज भी यही एक्सपेक्टेड है। देखिए, बारिशें, अगर बारिशों के मौसम में बारिशें नहीं होंगी तो बर्फबारी की तो हम दुआ नहीं कर सकते।
जब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बताया था कि कोलंबो में अगर आप सितंबर में टूर्नामेंट रखेंगे या मैचेस रखेंगे तो आपको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और जब आज के दौर में भी अगर आप महकमा मौसमियात के साथ बातचीत ना करें किसी भी बड़े टूर्नामेंट के इनेकाद से पहले, और अगर आप उनकी राय को अहमियत न दें, तो फिर वही होगा जो इस वक्त कोलंबो में इस एशिया कप के साथ हो रहा है। कल पाकिस्तान और भारत का मैच था, इससे पहले एक मैच पालकेले में खेला गया, वहां पर भी बारिश की वजह से मैच मुकम्मल नहीं हो पाया, और कल का दिन भी मैच मुकम्मल नहीं हो पाया, और आज एक इजाफी दिन रखा गया जिसमें गुजरे हुए दिन से भी ज्यादा बारिश की इत्तलात है, बारिश की पेशगोई है। तो अब इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का के सदर का फैसला है। नहीं तो इमरान, जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है पाकिस्तानी टीम को या पाकिस्तानी क्रिकेट को या पाकिस्तानी बोर्ड को, अगर हम कहें, क्योंकि मेजबानी हमारे पास थी, रेवेन्यू अच्छा जनरेट होना था, पाकिस्तानी बोर्ड को इससे बड़ा फायदा होना था। देखें, ये इसमें कोई ढकी की बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय क्रिकेट बोर्ड जिसके सेक्रेटरी जनरल ACC के सदर हैं, उनकी वजह से ये टूर्नामेंट पाकिस्तान से वापस लिया जाना था। वो चाहते थे कि पाकिस्तान मेजबानी ना करे, उन्होंने भरपूर तरीके से कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के उस वक्त के सरबराह नजम सेठी ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया, और उन्होंने बड़े समझदारी के साथ और जहानत के साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड और ACC के इस तासुब पसंद सदर का मुकाबला किया, और पाकिस्तान में 4 मैचेस लिए, हाइब्रिड मॉडल पेश किया। लेकिन उन्होंने तो ये कहा था कि आप इसको श्रीलंका में ना रखें, बारिशों की वजह से मुतासर होंगे, UAE चले जाएं। UAE क्रिकेट बोर्ड का एक वक्त जो इनसे जय शाह साहब से मिलने के लिए गया, उन्होंने कायल करने के लिए गया कि आप मुत्तहिदा अरब अमारात मैचेस खेल लें ताकि आपको इस किस्म के मसाइल का सामना ना करना पड़े। लेकिन सिर्फ और सिर्फ निशाना पाकिस्तान था, निशाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था। ये दुनिया की क्रिकेट का मामला नहीं है, ये भारत के ये जो जय शाह साहब जब शामिल होते हैं किसी भी मामले में, तो उसमें निशाना सिर्फ पाकिस्तान होता है। लेकिन इस फैसले से इमरान सवाल पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पर भी हो रहा है कि मेजबानी अगर हमारे पास है तो फिर हमारा कोई फैसला, हमारा कोई डिसीजन क्यों नहीं माना जा रहा, हमारा मुतालबा क्यों नहीं माना जा रहा। हम एक मैच का जो वेन्यू है वो अगर तब्दील नहीं कर पा रहे तो ये कैसी मेजबानी है। इंडिया बड़े आराम से कह देता है नहीं जाएंगे पाकिस्तान खेलने, पाकिस्तान गुड जेस्चर दिखाता है, कहता है जी वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, आप आए एशिया कप खेलते हैं। यही मैं कह रहा हूं कि हम किस बात के मेजबान हो। नहीं, मेरी बात सुने। जब रॉजर बिनी यहाँ पे आए और राजीव शुक्ला यहाँ पे आए, तो ज़का अशरफ साहब को क्या जरूरत थी उनके बाजू पकड़ के, हाथ पकड़ के लहराने की हवा में? वो कोई यहाँ पे इन्होंने कोई बहुत बड़े मुआहदे कर लिए हैं, भाई आपके साथ उन्होंने हाथ कर दिया है, आपकी बात वो मान नहीं रहे हैं, आपसे मेजबानी उन्होंने लेने की पूरी कोशिशें वापस की हैं, वो यहाँ पर आए हैं और आप उनको इस तरीके से उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं वो पाकिस्तान के ऊपर कोई एहसान करने के लिए आ रहे हैं। और भले बंदा है खुदा, वो पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। आपको ये गुड जेस्चर, गर्मजोशी, यकतरफा गर्मजोशी, ये पता नहीं जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बनता है उसको सबसे पहले ये बीमारी क्यों लगती है कि उसने हर हाल में जो मर्जी उसके साथ किए जाए उसने उसका जवाब इस तरीके से देना है। जब ये चेयरमैन साहब तो कह रहे थे हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी है, और जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि पाकिस्तान की बात नहीं मानी जा रही, तो ये ज़का अशरफ किस लिए हैं? ये करें वहां पे बात। 4 मैचेस की मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी, तो ये जो रिजर्व डे पे ये गए हैं, इनको नहीं जाना चाहिए था ना भाई। आपके सत्यानाश पहले हुआ पड़ा ना, होता रहता, आपको क्या जरूरत है मुसीबत में जाने की? तो उससे जवाब ले जय शाह से, जिसने ये सब काम किए हैं सारे के सारे, उसने तबाह किया है। ब्रॉडकास्टर उसकी वजह से मसाइल में है, शायकीन क्रिकेट उसकी वजह से मसाइल में है, पूरे जो मीडिया है जो इस क्रिकेट को कवर कर रहा है वो सारा का सारा उसकी वजह से मसाइल में है। जो आम लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट बैठ के लुत्फानंदोज होना होता है वो उसकी वजह से मसाइल में है। ये तो सारी की सारी जिम्मेदारी जय शाह के ऊपर आती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जय शाह ने तो पाकिस्तान के अमनो अमान के हवाले से और माशिया हालात के हवाले से झूठ और गलत बातें की। जब उन्होंने इमरान जब उन्होंने बातें की थी तो शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे एक ही सुपरस्टार हैं शाहिद आफरीदी, जिन्होंने उस पर कमेंट किया था और उन्हें फिर याद दिलाया कि किस तरह से यहां पर PSL के कितने एडिशन हो चुके हैं, किस तरह से दुनिया की पूरी जो टीमें हैं, पूरे मुल्कों की जो टीमें हैं वो आकर पाकिस्तान में खेल चुकी हैं। एक आपको ही प्रॉब्लम है, तो मेरा सवाल ये भी है कि सिवाय शाहिद आफरीदी के हमारे पास इतने सुपरस्टार्स मौजूद हैं। अगर हम क्रिकेट की बात करें, डिफरेंट सेलिब्रिटीज की बात करें, किसी की जानिब से कोई बात नहीं की जा रही, कोई ट्वीट नहीं की जा रही है। शोएब अख्तर से लेके वसीम अकरम की मैं बात करूं, रमीज राजा की मैं बात करूं, तो कोई भी बंदा हमें इस हवाले से वोकल नहीं नजर आ रहा। सबसे पहले ये जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की है। वो बराह रास्त
डील कर रहे हैं, मामलात तय कर रहे हैं, मामलात को देख रहे हैं, रोजमर्रा के मामलात हो या उसके बाद बैनुल अक़वामी सतह के मामलात हो, सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसका जवाब देते कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, पाकिस्तान में एशिया कप के भी 4 मैचेस हुए हैं, पाकिस्तान में PSL भी हो रही है, पाकिस्तान में गैर मुल्की टीमें आके मुकम्मल सीरीज भी खेल रही हैं। इन हालात में अगर कोई भी मुल्क पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात के ऊपर बातचीत करता है और गलत बात करता है, हकाइक के मुनाफी करता है, तो सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका जवाब दें। बाकी क्रिकेटर्स जो हैं इनकी अपनी अपनी जगह पर जिम्मेदारी है कि ये उस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें, लेकिन जय शाह साहब की हर बात का जो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ है, जो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ है, जो लोगों को गुमराह करने वाली है, उसका सबसे पहले जवाब ज़का अशरफ को देना चाहिए। और ये जो उनकी खामोशी है ये सवालिया निशान है, इनसे पूछा जाना चाहिए कि ये क्यों इस मामले में खामोश रहे हैं, क्यों इन्होंने दुनिया को जब झूठ बताया गया था तो पाकिस्तान का मौकफ दुनिया के सामने नहीं रखा। आप देखें कि दफ्तर खारजा क्यों इस किस्म की किसी भी बात के ऊपर जवाब देता है, इसलिए कि जब दुनिया में आपके बारे में झूठ बोला जाता है तो दफ्तर खारजा उसके बारे में लोगों को हकीकत बयान करता है, अपना मौकफ पेश करता है। जय शाह ने क्रिकेट की बात नहीं की, जय शाह ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात की बात की है, उन्होंने लोगों को गलत बात लोगों के सामने रखी है, तो उसका जवाब किसने देना है? ज़का अशरफ साहब ने देना ना, वो तो वहां पे मैच देख रहे हैं। बिल्कुल, जय शाह हम देख रहे हैं कि वो जो एक नैरेटिव है वो अमित शाह का लेकर चल रहे हैं, जो कि बीजेपी से डेवलप होता हुआ वहां तक आ रहा है, नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी का जो बयानिया है वो दुनिया को बता रहे हैं। ठीक है, तो इमरान अभी आपको कैसे लग रहा है फिर जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसमें डिक्टेटरशिप के राज का खात्मा कैसे होगा, और फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, फिर अब आप क्या समझते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि बारिश तो आज भी है, मैच तो आज भी नहीं होने लगा। देखें ACC से कैसे खात्मा हो सकता है। सबसे पहले तो ये जो रुकन ममालिक हैं ACC के, देखें रिजर्व डेट गया है पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए, तो ये तो आपने तकसीम कर दी है ना कि 1-2 टीमें इस जगह पर हैं, 2 बाकी तमाम टीमें जो हैं वो किसी और सतह की हैं। तो क्रिकेट तो आपको बराबरी का दर्ज देती है, आपको मुहज़्ज़ब दुनिया में तो आप बराबरी की बुनियाद पर बात करते हैं। अगर वोट्स की बात की जाती है, उतनी वोट इंडिया के वोट ताकत की है, वोट की ताकत है, उतनी ही ताकत पाकिस्तान के वोट की है, उतनी ही ताकत नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका और अफगानिस्तान के वोट की है। तो ये सबसे पहले तो जो रुकन ममालिक हैं उनको खड़ा होना चाहिए कि वो ये बात करें कि आप अगर बारिश की वजह से आपके मैचेस मुतासर होते हैं तो उतनी ही अहमियत आपके मैच की है, उतनी ही अहमियत बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान या किसी भी दूसरे मुल्क के मैच की। तो ये जो एक तकसीम है, ये तासुब वाला फैसला है, इसके खिलाफ सबसे पहले तो रुकन ममालिक को खड़ा होना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता, लेकिन इमरान आपको नहीं लग रहा कि पाकिस्तानी बोर्ड है वो रुकन ममालिक को नहीं मना पाता? भारत तो चले एक दूसरी तरफ है, वो तो अब हमसे वो हर तरह से दुश्मनी अपनी निभाता है और निभाता आएगा। वो अगर हम कहें खुलेआम बात कर रहे हैं, वो उस हवाले से भी बात कर रहे हैं, बड़े वोकल नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के मुआशी मामलात को डिस्कस कर रहे हैं, क्रिकेट को उसमें ला रहे हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल लेना देना नहीं, अगर हम अफगानिस्तान की बात करें जिनकी क्रिकेट शुरू कराने में हमारा बड़ा किरदार है, हम श्रीलंका की बात करें जिनके साथ हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है क्रिकेट को लेकर, लेकिन हमारे जो रुकन ममालिक हैं हम तो उनको भी कायल नहीं कर सके। देखिए बात यह है कि जब आप मजमूई तौर पर जायजा लेते हैं ना हालात वाक़यात का, तो जो ज़मीनी हक़ायक़ है उनको मद्देनजर रखते हुए आप कोई भी हिकमत अमली तरतीब देते हैं। ये जो हाइब्रिड मॉडल था, ये ज़मीनी हक़ायक़ को मद्देनजर रखते हुए ही एक हिकमत अमली तरतीब दी गई थी कि पाकिस्तान से मेजबानी वापस न ली जाएगी। जो रुकन ममालिक हैं बेचारे, इनके अपने मसले मसाइल हैं। श्रीलंका की बात आप कर लें, बांग्लादेश की कर लें, अफगानिस्तान की कर लें, इन सबको किसी ना किसी चीज की जरूरत होती है, और जो उनकी जरूरत पूरी करता है दुरुस्त तरीके से, गलत तरीके से या जिस तरीके से भी, तो वो उसका साथ देते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी अगर आप दूसरे लिहाज से देखते हैं, चूंकि पाकिस्तान में लगभग 1 दहाई तक बैनुल अक़वामी क्रिकेट उस तरीके से हुई नहीं है, और उसमें 6-7 साल तो ऐसे जिसमें बिल्कुल नहीं हुई है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसका बहुत नुकसान पहुंचा है। तो पाकिस्तान को मुकाबला करने के लिए यही एक चीज पाकिस्तान के पास बचती है कि पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट हो और तमाम टीमें पाकिस्तान में आए, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की माली हैसियत में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इसके अलावा जो हैसियत है खेल की दुनिया में वो वापस आए, बरकरार हो, फिर पाकिस्तान उसको किसी और तरीके से बातचीत करता है। लेकिन अभी इस वक्त ये जो रुकन ममालिक हैं इनको ये सोचना चाहिए कि क्या इन्होंने किसी की पैरवी करनी है या इन्होंने वहां पर एक रोबोट की तरह काम करना है, जीते जागते इंसानों की तरह अपना नुक्ता नजर बयान करना चाहिए।
बराबरी की बुनियाद पर लोगों से बात करनी चाहिए। ठीक है इमरान, शॉर्ट कमेंट आपका चाहूंगा पाकिस्तान की कल की परफॉर्मेंस पर। 24.1 ओवर्स में 147 रन समय पड़ गए। एक शॉर्ट कमेंट मैं सिर्फ चाहूंगा कि पाकिस्तानी टीम से कल कहां गलतियां हुई, कैचेस ड्रॉप हुए, आज क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को विकेट्स लेना पड़ेंगी। कल पाकिस्तान ने पहले खराब बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग भी की। नसीम शाह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया, हारिस ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया, शादाब ने खराब गेंदबाजी की, रन्स बने। अच्छी चीज ये हुई कि पाकिस्तान को दोनों सेट बैटर्स की विकेटें मिली। अब विराट और केएल राहुल खेल रहे हैं, इनके बाद भी इनके पास अच्छे बल्लेबाज मौजूद है, तो एक ही तरीका है पाकिस्तान का इस मैच में अपनी बर्तरी को बरकरार रखने का और भारत को रन से रोकने का, और वो है कि आप विकेट्स लें। विकेट्स नहीं लेंगे, अगर मैच होता है तो विकेट्स नहीं लेंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात होंगी, क्योंकि केएल राहुल, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन को आप रन्स करने से नहीं रोक सकेंगे। ये सिर्फ एक ही सूरत में रुक सकते हैं कि ग्राउंड पे मौजूद ना रहे, इन्हें पवेलियन वापस भेजा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज इमरान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे बिजली चोरी से मुतालिक, जो कि पाकिस्तान का आज का मसला नहीं है, बल्कि ये मसला दहाइयों से चला आ रहा है और इस पर काबू पाने के लिए मुतादिद तरीके भी मुतारिफ कराए जाते रहे हैं, लेकिन अमल दरामद उन पर नहीं होता और इस अमल दरामद के फुकदान के बायस ये सब कुछ बेकार रहा है। हर साल हम देखते हैं कि मुल्क में 589 अरब रुपए की बिजली चोरी की जाती है, जिसके सदेबाब के लिए निगरान हुकूमत की जानिब से अब बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन भी शुरू किया है और इसके हवाले से खुसूसी टास्क फोर्स भी तश्कील देने का फैसला कर लिया गया है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद होंगे, लाहौर से अदनान, रांची से अहमद यूसुफ, पेशावर से अब्दुल कयूम आफरीदी और इस्लामाबाद से मैं ज्वाइन किया इशफाक मुगल ने। इन सबसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। अदनान अजीज यहाँ पर मौजूद हैं। अदनान, बताइएगा क्या कार्रवाई की जा रही है? हमेशा की तरह हम देखते हैं कि बिजली चोरों के खिलाफ एक एक्शन तो होता है, लेकिन उसके बाद फिर सब सुकून में आ जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई फाइन नहीं किया जाता, किसी को किसी किस्म की सजा नहीं मिलती। देखिए नवार, आपने वो मिसाल तो सुनी होगी ना कि गरीब की जोरू सबकी भाभी। यहाँ पे वही सिस्टम चल रहा है लेस्को में भी, यानी कि 2-3 दिन पहले बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई जी। लेस्को ने जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब से मीटिंग की है, आला सदी कमेटी बन गई है, S&I की टीम में शामिल है, मुख्तलिफ इलाकों में सर्वे किया गया है कि बिजली चोरों को माफ़ नहीं किया जाएगा। 2 रोज़ कबल ये जो कैंपेन चल रही है, इसमें कहा कि साबका जो MNA हैं उनको पकड़ लिया गया है, उनसे इतने लाख यूनिट रिकवर किए हैं। और मज़े की बात देखें, जो साबका ये MNA की बात कर रहे हैं, उनको अरेस्ट किया है, वो तो एक आज़ाद उम्मीदवार, वो कभी जीते ही नहीं है, और उनको टोटल 2.5 लाख इन्होंने बिल चार्ज किया है। यानी कि इसके अलावा जो लाहौर शहर की बात करें, लेस्को रीजन में, उसमें उकाड़ा भी शामिल है, कसूर भी शामिल है यहाँ पे, क्योंकि छोटे लेवल पे कार्रवाई की जा रही हैं। और जो गरीब तबका है, जिनका जो बिल देने की सकत नहीं है, वो जो बिल चोरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन किया जा रहा है। लेकिन जो बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, जो डिफॉल्टर हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए लेस्को के देने हैं, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। एक साबका MNA को लेकर आप वहाँ पे कंपेन चला रहे हैं कि जनाब हमने इतनी चोरी पकड़ ली है, उससे 2.5 लाख रुपए आपने बिल रिकवर किया है। मैं अभी भी ये जराये का ये कहना है कि लेस्को हुकाम को चाहिए कि जो खाली ये सिर्फ लाहौर शहर की बात कर रहे हैं, अगर आप शालामार डिवीजन में जाएं तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के 2 MNA हैं, सिर्फ वहाँ से आप उनकी खाली रीडिंग नोट करके दिखा दें, चोरी पकड़ी तो बड़ी दूर की बात है। अगर आप ऐसा करें, जोहर टोल में चले जाएं, वहाँ पे भी जो मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, नाम नहीं लूंगा पार्टियों का, जो सियासी रहनुमा है, वहाँ पे उनको नहीं हाथ डाल रहे। लेकिन जो गरीब तबका है, जो जिनकी बिल देने की जिनकी सकत नहीं है, उनके खिलाफ भी एक्शन कर रहे हैं। अभी 581 से ज्यादा की आप बात कर रहे हैं, जिन बिजली चोरों की आप बात कर रहे हैं, विद इन द इंस्टीट्यूशन, किसी भी इदारे की हेल्प के बगैर तो ये नहीं हो सकता कि कोई अफसर मिला होगा, कोई लाइनमैन मिला होगा। विद इन द इंस्टीट्यूशन क्या कार्रवाई की जा रही है? वो जो इनके अपने लोग मुलव्वस हैं, उनको कोई सजा मिलेगी कभी या नहीं मिलेगी? क्योंकि अगर यही अगलों को फैसिलिटेट ना करें तो वो किस तरह से बिजली चोरी करें? अनवार 351 जो लेस्को के अफसरान हैं, उसमें SDO भी शामिल हैं, उसमें एक्सियन साहिबान भी शामिल है, उसमें SC साहिबान भी शामिल है। उनका तबादला किया गया सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए कि ये देखिए जी, ये जो अफसरान है ये बिजली चोरी मुलव्वस पाए।
तबादला कहाँ किया गया? बागबानपुरा से मुगलपुरा, मुगलपुरा से बागबानपुरा, जोहर तो कोट लखपत से गुलबर्ग, गुलबर्ग से कोट लखपत। यानी कान आप इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, बात एक ही है। दूसरी बात ये देख लें कि तबादले के अलावा कोई सजा सुनाई गई है। जो इस जमीन चोरी मुलव्वस है उसमें एक एक्सीडेंट शामिल है, गुलशन रावी मोहसिन, उनको एसडीओ कर दिया गया है, यानी कि उनकी 1 साल की सर्विस जब्त की गई है। उसके अलावा दो एसडीओ ऐसे भी हैं जिनको नौकरी से बर्खास्त किया गया कि ये जो है ये सहूलतकार थे बिजली चोरी में। लेकिन जो शालामार डिवीजन में, जो बागबानपुरा डिवीजन में जो अरसा दराज से नवार जो अफसरान तैनात हैं उनको तो नहीं छेड़ा गया, वो वापस फिर वहीं पे घूमकर आ गए हैं। ठीक है, सजा भी अगर दी जा रही है तो सिर्फ वो बराए नाम एक तबादले किए जा रहे हैं जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, इस्लामाबाद का रुख करेंगे, अशफाक मुगल वहां पर मौजूद है। अशफाक बताएगा इस्लामाबाद में अभी तक क्या कार्रवाई की गई बिजली चोरों के खिलाफ? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद जो इलेक्ट्रिक सप्लाई की जानिब से जो गुज़श्ता जो चंद दिनों से जो कार्रवाई जारी है उसमें बताया गया है कि 5743 मीटर को मजमूई तौर पर चेक किया गया है पूरे रीजन में, जिसमें से 105 पर जो है वो चोरी साबित हुई है, जिसके खिलाफ जो है वो 75 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। तो इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई के जो इलाके हैं वहाँ भी पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है और इसमें जो है पुलिस का साथ भी बताया जा रहा है कि भरपूर तरीके से पुलिस जो मकामी पुलिस है वो साथ दे रही है और एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। लेकिन मजमूई तौर पर जो सेक्रेटरी जो तवानाई है उनकी तरफ से जो बयान जारी हुआ था गुज़श्ता रोज, उसमें कहा गया है कि मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में 15 करोड़ रुपए के जुर्माने किए गए हैं। तो जहां बिजली की चोरी की ये इंतहा है कि 589 अरब रुपए की सालाना बिजली चोरी हो रही है, वहां तक जो है वो एक तकरीबन 4 रोज के दौरान जो है महज 15 करोड़ रुपए के जुर्माने हुए हैं। और ये नहीं बताया गया कि कितनी इससे जो है वो बिजली की तलब में कमी हुई है। इसके अलावा जो है वो ये भी बताया गया है कि जो मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई जो रीजन है वहाँ भी ये जो कार्रवाइयाँ जारी हैं और 319 अफराद के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है जो बिजली चोरी में मुलव्वस है। इसके अलावा ये बताया गया है कि सखर में 500 अफराद के जो है कनेक्शन काटे गए हैं चूँकि ये बिजली चोरी में मुलव्वस है। इसके अलावा फैसलाबाद में भी जो बिजली चोरों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ जारी हैं और मजमूई तौर पर 87 जो है कनेक्शन है उनको काटा गया है। इसके अलावा जो है वो ये बताया गया है कि आज भी जो है ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ठीक है, कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, क्रैकडाउन किया जा रहा है इन तमाम बिजली चोरों के खिलाफ। कराची का रुख करेंगे, हमाद यूसुफ वहां पर मौजूद हैं। हमाद बताइएगा सिंध में अभी तक क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं? ऑपरेशन शुरू हो चुका है, वहां पर किस पैमाने पर ऑपरेशन हो रहा है? क्योंकि हम सुनते आए हैं कराची में भी बहुत बड़े पैमाने पर बिजली चोरी होती है। जी अनवार, कल जो है गुज़श्ता रोज़ सेक्रेटरी दाखिला के जो है इजलास हुआ था, इजलास में वाज़ेह तौर पर हिकमत अमली तैयार कर ली गई थी, लेकिन माजी में भी इस तरह की हिकमत अमली तैयार की गई, इस तरह के क्रैकडाउन्स किए गए हैं। लेकिन कराची की एक बहुत बड़ी, क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है कराची, यहाँ पर कच्ची आबादी भी है और यहाँ पर बड़े जो है बिल्डिंग्स भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है कुंडा सिस्टम बहुत ज़्यादा है, बिजली चोरी में मुलव्वस जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो कच्ची आबादियाँ हैं वहाँ पर कुंडा सिस्टम बहुत ज़्यादा है। तो हिकमत अमली में कहा गया था कि अवाम ही जो है वो शिकायत करेगी, जहाँ पर अवाम ने जो है निशानदेही करेगी जिस इलाकों में कुंडा ज़्यादा है वहाँ पर जो है कानून हरकत में आएगा, फिर वहाँ पर जो है कार्रवाई की जाएगी और जैसी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर में किसी किस्म की जो है दवा नहीं किया जाएगा, फौरी तौर पे कार्रवाई होगी उनके खिलाफ और उनका कुंडा खत्म किया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि आज सुबह से हमने देखा कि अब तक के कोई हमें इस तरह की कार्रवाई होती नजर नहीं आई। पुलिस मुतहरिक हमें अब तक दिखाई नहीं दी। कराची में मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ कुंडे लगे हैं, पुलिस को भी पता है, कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी पता है वहाँ पर कुंडे लगे, कि इलेक्ट्रिक को भी जो है इस बात का तमाम तरह जो है इल्म है, लेकिन वहाँ पर जो है अब तक की कार्रवाई हमें नजर नहीं आई है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कहा गया है कि अब तक 2023 का जो साल शुरू हुआ है उससे लेकर अब तक जो है कराची में बिलखुसूस जो है वो 14,000 कुंडे हटाए जा चुके हैं, जबकि उनका जो विजन है इस साल का वो है 1,30,000 कुंडे जो है वो खत्म करने हैं। जबकि यहाँ पर जो लोग हैं, अवाम की जब हमारी से बात हुई थी, अवाम का यही कहना था
कि जो है कुंडे सिस्टम इस वजह से किए जाते हैं कि बिजली के बिलों में जो है वो इजाफा किया जाता है। जिस घर में यूनिट 30 से 40 आ रहे हैं उस घर का जो बिजली का बिल है वो भी 8 से 10 हज़ार रुपए आ रहा है। तो आवाम का सिर्फ यही शिकवा है कि अगर बिजली के बिल मतलब आवाम को जो है वो यूनिट के हिसाब से मिलने लगेंगे तो आवाम जो है वो कुंडा सिस्टम नहीं करेगी। हिकमत अमली तैयार, लेकिन आवाम पर से ये बर्डन भी हटाना पड़ेगा। जो लोग बिजली चोरी करते हैं ये बर्डन जब तक आवाम से नहीं हटेगा तब तक जो बाकी लोग हैं आम आवाम अपने बिल भी देते हैं उन पर ये बर्डन बढ़ता जा रहा है। केपी का रुख करेंगे, पेशावर का रुख करेंगे। अब्दुल कयूम आफरीदी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वहां पर मौजूद हैं। अब्दुल कयूम आप बताइएगा, केपी में तो हम ये सुनते हैं कि बहुत सारे नो गो एरियाज मौजूद हैं, बिजली के बिल भी वहां पर नहीं दिए जाते, तो क्या जो ऑपरेशन है वो सिर्फ बिजली चोरों के खिलाफ किया जा रहा है या जो लोग बिल नहीं देते उनके खिलाफ भी कुछ कर रहे हैं? ख्वा में भी बिजली चोरों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ है वो शुरू है और गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ जो अज़ला है जिसमें चारसद्दा, नौशहरा, पेशावर, सवात, डी खान और बन्नू के अलावा दीगर अज़ला में जो है वो बिजली चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई है। वाबडा हुकाम के मुताबिक अभी तक जो है 500 जो गैर कानूनी कनेक्शन है जो कुंडे लगाए गए हैं उसको जो है वो हटा दिए गए हैं और साथ ही साथ बिजली चोरी करने के हवाले से उन अफराद से 70 लाख से ज़ायद जो जुर्माने हैं वो उस पर आयद किए गए हैं। पेस्को तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत हिदायत के मुताबिक बिजली चोरों के ख़िलाफ़ जो क्रैक डाउन का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है और अभी तक जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में 300 से ज़ायद जो FIR की दरख्वास्तें हैं वो जमा की गई है। साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली अज़ला है जिसमें खैबर, बाजवड़ और मोहम्मद के अलावा दीगर जो अज़ला है उसमें भी जो है बिजली चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई है और इस ज़मन में तकरीबन 20 लाख जो रुपया है वो रिकवर की गई है और तकरीबन 25 से ज़ायद जो गैर कानूनी कनेक्शन लगाए गए थे, लोगों ने कुंडे लगाए गए थे वो हटा दिए गए हैं। साथ ही साथ ऑपरेशन के दौरान नादहिंदगान से 20 लाख जो रुपया है वो रिकवर की गई है और डायरेक्ट कनेक्शन लेने पर तकरीबन 10,65,000 से ज़ायद जो बिल्स है वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो जारी हुए हैं। साथ ही साथ वाबडा हुकाम के मुताबिक ये जो कार्रवाइयाँ है वो बदस्तूर जारी रहेगा और इस ज़मन में खैबर पख्तूनख्वा महकमा दाखिला की जानिब से टास्क फोर्स भी जो है वो कायम किया गया है जो सूबाई और ज़िली और तहसील सतह पर है जो काम कर रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर जो है वो इस ज़िले में टास्क की जो है वो सरबराही कर रहे हैं और जिसमें वाबडा हुकाम, पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया के दीगर जो अफसरान है वो शामिल है और मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पेशावर से अब्दुल कयूम आफरीदी, लाहौर से अदनान अजीज़, कराची से अम्मान यूसुफ और इस्लामाबाद से अशफाक मुगल हमें अपडेट कर रहे थे। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे, ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे बिजली चोरी के हवाले से, जो कि पाकिस्तान का आज का मसला नहीं है बल्कि दहाइयों से हम ये देख रहे हैं कि ये मसला सर उठा रहे हैं। और जब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अदनान अजीज़ भी हमें बता रहे थे कि सिर्फ तबादले किए जा रहे हैं, जो अफसरान मौजूद हैं महकमों में उनके खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही कि अगर बिजली चोरी हो रही है तो उसके पीछे कौन है, उस माफिया को पकड़ने की भी ज़रूरत है। साथ ही साथ हम बात करेंगे जो ईरान से स्मगल पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान में आती हैं, अब उनके पीछे कौन है, उस हवाले से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। स्मगलिंग के रास्तों को बंद किया जा रहा है। डॉलर को हमने देखा कि किस तरह से लगाम बांधी गई है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। माहिर मैशत आबिद सुलहरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बिजली के मसले पे मैं आपका कमेंट चाहूंगा कि जिस तरह से पाकिस्तान में बिजली चोरी होती है और जो फिगर है 589 अरब का कि हर साल इतनी चोरी पाकिस्तान जैसे मुल्क में हो रही है जहां पर गरीब आवाम से बिल लिए जा रहे हैं, डिफरेंट किस्म के टैक्सेस डाले जा रहे हैं, वहां पर इदारों में हम सख्ती नहीं देख रहे हैं क्योंकि जो भी इदारों में अफसरान मौजूद हैं, मुलाजमीन मौजूद हैं, उनकी मदद के बगैर या उनकी हिम्मत दिए के बगैर तो कोई भी चोरी नहीं कर सकता बिजली। जी, एक चीज तो बड़ी क्लियर सामने आ रही है कि हमारे आज के जो भी मसाइल हैं ये हमारे अपने ही पैदा करते हैं। वो डॉलर का रेट है, वो बिजली की चोरी है या इवन चीनी जो है उसकी ज़ख़ीरांदोज़ी है, तो ये ऐसा बेखार मखसूस तबका है
जो कि कनाइवेंस के साथ ये सारे इश्यूज जो है वो पिछले कई दहाइयों से पैदा करता चला आ रहा, और बदकिस्मती से इन पे जो एक कंसिस्टेंट किस्म की जो एफर्ट होती है इनको काबू करने की वो नहीं होती। इस दफा जो है आगाज तो अच्छा है, उसके बाद देखना होगा कि चीजें आगे किस तरह से अनफोल्ड होती हैं। लेकिन ये हमें देखा कि अगर हुकूमत की विल हो और वो अपनी रेट कायम करवाना चाहे तो डॉलर का रेट भी नीचे आ जाता है, बिजली चोर भी पकड़े जाते हैं, और शुगर मिल मालकान जो है वो भी हुकूमत के साथ नेगोशिएशन के लिए बैठ जाते हैं कि चीनी सस्ती बेचेंगे। तो ये हुकूमती रिट और हुकूमती विल की पॉलिटिकल विल की जरूरत है। तो आबिद साहब, आप देख रहे हैं अभी ये जो हालिया कार्रवाइयां हैं, ये 1 हफ्ते 10 दिन से शुरू की गई हैं। कार्रवाइयां तो की जा रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटे पैमाने पर ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। अगर हम बड़े माफियाज की बात करें, बड़े कार्टेल ग्रुप्स की बात करें, तो उन पर हाथ अभी नहीं डाला जा रहा। उन लोगों के नाम हम सब जानते हैं, अनफॉर्चुनेटली टीवी पर नाम नहीं ले सकते या नहीं लेने चाहिए, लेकिन आपको नहीं लग रहा कोई बड़ी और अहम कार्रवाइयां अभी भी नहीं हो रही? नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद केयर टेकर हुकूमत जो है और जो मुतल्लिका अदारे हैं वो फिलहाल सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, और उसके हिसाब से जो अभी तक के उनके स्टेटमेंट्स हैं और जो इरादे लग रहे हैं, लग तो यही रहा है कि वो सारी बड़ी मछलियां जो हैं वो भी बतदरीज काबू में आती चली जाएंगी। लेकिन देखना होगा कि बहुत देर ना हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी सब आपको लग रहा है कि बहुत देर तो हो चुकी, डॉलर जिस रेट पर पहुंच चुका था, और यही फिर एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है सोशल मीडिया पर जो हम देख रहे हैं कि पहले खुली छूट दे दी जाती है, तमाम लोग अपना मुनाफा कमा लेते हैं, उसके बाद एक कार्रवाई की जाती है और उन कार्रवाइयों में यह कहा जाता है कि अब डॉलर की प्राइस को कम किया जाएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकी जाएगी, बिजली चोरी रोकी जाएगी। ये कुछ आज से तो नहीं हो रहा था, आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स इकट्ठी की जा रही हैं, ये सब 76 साल से हो रहा है और शायद सब जानते हैं कि कौन कर रहा है। जी, जैसे कि मैंने कहा कि जो लीड कैप्चर है पाकिस्तान में, ये एक बुनियादी वजह है पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स की और पाकिस्तान के मसाइल की। इसको यही कहना चाहिए, देर आए दुरुस्त आए। अगर अभी भी ये चीजें कंट्रोल ना हो रही होती तो आप देखिए कि डॉलर कहाँ पहुंच चुका होता। तो बहरहाल यानी इस पे कंस्पिरेसी थ्योरी तो बहुत हो सकती हैं और इसके पीछे बहुत सी कहानियां छुपी होंगी, लेकिन जो रिजल्ट इस वक्त ये है कि फिलहाल डॉलर जो है उसकी उड़ान को रोक दिया गया, और आइंदा भी जब डॉलर महंगा होने लगे तो ये सबक हमें सामने रखना होगा कि हम डॉलर की स्मगलिंग, उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, उसको कम करके डॉलर की कीमत को उसके रियलिटी। ठीक है, तो अभी सब क्या समझते हैं आप, क्या एक्सपेक्टेड है, डॉलर मजीद कितना नीचे आ सकता है या कितना नीचे आना चाहिए? डॉलर की कीमत पे मैं स्पेकुलेट नहीं किया करता, लेकिन ये तो डिमांड एंड सप्लाई है, और ये हमें मालूम है कि जो पिछले दिनों जब ये रेट चढ़ता चला जा रहा था तो एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा करके बिल्कुल आर्टिफिशियल शॉर्टेज थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत आबिद सुलहरी हमारे साथ इन कॉन्फ्रेंस। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। तरक्की और खुशहाली के रास्तों का ताल्लुक सियासी इस्तेहकाम से है, और इसके समझने के लिए हमें किसी भी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एक हुकूमत अवामी मैंडेट की बुनियाद पर अपनी सियासी और मुआशी पॉलिसी लेकर आती है तो उस पर अमल दरामद के लिए हुकूमत के पास अपनी मुद्दत भी पूरी होनी चाहिए, जो कि आज तक पाकिस्तान में कोई भी वज़ीर आज़म नहीं कर सका। अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें, उनकी सियासी हिकमत अमली को देखें, उस पर नज़र दौड़ाएँ तो वहाँ आपको एक नेशनल पॉलिसी नज़र आएगी, क्योंकि वतन अजीज़ में हम देखते हैं नेशनल पॉलिसी का ही फुकतान है। जैसे चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की जा रही है तो नेशनल पॉलिसी का ताल्लुक भी मुआशी रोड मैप से होता है, और अगर मुल्क की तरक्की के लिए ये इतना इंतहाई ज़रूरी अमल है तो अब आपको बताते हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात का मामला है, जो कि वाकई एक संजीदा मामला बन चुका है। अब आम इंतखाबात के मामले पर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के जो बयानात हैं वो इस वक्त मुल्क की सियासत पर छाए हुए हैं। आसिफ अली जरदारी के बयान का बज़ाहिर आम इंतखाबात में ताख़ीर के पहलू की हिमायत करता नज़र आ रहा है, जिसमें उनका ये कहना था कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ करवाने का पाबंद है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर उन्हें पूरा एतमाद है। इस बात का इजहार भी वो कर रहे हैं।
और सियासत के बजाय मईशत की फिक्र हमें पहले करनी चाहिए। 16 माह जब उनकी हुकूमत रही है पीडीएम की, उस वक्त ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ फिक्र थी तो सियासत की फिक्र थी, क्योंकि ये बयान चूंकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान की नफी था, क्योंकि बिलावल भुट्टो तो ये कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, वो इसका मुतालबा करते दिखाई दे रही हैं। आसिफ जरदारी कुछ और कह रहे हैं। तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा है कि आसिफ अली जरदारी से उनके बयान का जो मतलब है वो पूछा जाए, और ये भी कहा है कि आसिफ जरदारी से पूछा जाए कि वो उन्होंने बयान क्यों दिया है। मजीद उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके फैसले मानने के पाबंद हैं। जरदारी साहब के जो फैसले हैं वो सिर्फ घर में ही मानते हैं। तो इन बयानात को पीपल्स पार्टी में एक फूट भी समझा जा रहा है। माहिर सीनियर तजियाकार नासिर बेग चुगताई हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। बेग साहब, बहुत वक्त के लिए बिलावल भुट्टो ने तो साफ अल्फाज में कहा है कि आसिफ जरदारी से पूछें, उन्होंने जो बात की है, मैं घर की बातें मानने का पाबंद हूँ। पीपल्स पार्टी के जो फैसले हैं वो सीईसी ही जो करेगी, उसमें जो बात होगी वो मानेंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये तजाद क्यों एकदम से आ गया दोनों के बीच में? मेरा ख्याल है ये है कि अभी बहुत अर्ली ये कहना है कि तजाद है। ठीक है, फिलहाल तो मेरा ख्याल लगता मुझे यूं है कि बैड कॉप गुड कॉप का एक पुराना खेल जो चल रहा है पाकिस्तान में हमजा शरीफ और मरियम बीबी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये केस है। फिर मौलाना हाफिज हुसैन अहमद और मौलाना फजलुर रहमान, ये भी सूरत हाल थे। तो मेरा ख्याल लगता है मुझे यूं है कि इसको इतने बड़े दरार जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो शायद इस मरहले आगे जाके शायद मुमकिन दरार क्या हो, इख्तलाफ ही हो जाए। पहले पीपल्स पार्टी में बड़े इख्तलाफात हुए हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने जितोई साहब को, पिरजादा को, मौलाना कौसर नियाज़ी जैसे बड़े बड़े स्टालवर्ड को जाने दिया कि जाएं, खुदा हाफिज। बेगम मुसा भुट्टो का बड़ा इख्तलाफ रहा एक ज़माने में बेटी से, और फिर मुसा भुट्टो का इख्तलाफ रहा अपनी बहन से। और देखो नई बात नहीं होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1 महीने के बाद दोनों बाप बेटे सामने आते हैं 1 महीने के बाद, और अचानक एक सुबह बिलावल ये बयान देते हैं और दूसरी सुबह जरदारी साहब पहुंचकर बयान जारी करते हैं इलेक्शन कमीशन की हिमायत में। अब सूरत हाल क्या है? बिलावल ने क्या कहा? बिलावल ने कहा कि 90 डेज में इंतखाबात होने चाहिए। आइन में लिखा हुआ है, ये बात बिल्कुल जुदा कि हमने पंजाब असम्बली और केपी असम्बली के इंतखाबात 90 डेज में होने नहीं दिए। छोड़े सुप्रीम कोर्ट को, सब कुछ छोड़ दें। आइन में ये लिखा हुआ था ना कि असम्बली तोड़े जाने के बाद चीफ मिनिस्टर के कहने पर वक्त से पहले जब असम्बली टूट जाए या प्राइम मिनिस्टर के कहने पर तो इंतखाबात 90 डेज में होंगे। अब उसकी डेट जो भी दे कोई अलग कहानी है। ये उसने कहा, और कहा कि ये फैसला सीईसी का है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है। ये फैसला मैं चेंज नहीं कर सकता, ये फैसला सीईसी तब्दील करेगी जिसका इजलास लाहौर में होने वाला है। जहां तक बाबा की बात है, जरदारी साहब की, प्रेसिडेंट जरदारी साहब की, वो जो घर का फैसला करेंगे वो मुझे कबूल होगा। अब घर का फैसला क्या होगा तो बेग साहब, तो नहीं होगा। बेग साहब अपनी इंफरादी हैसियत मनवाना चाह रहे हैं बिलावल, क्योंकि जिस तरह की तकरीरें वो कर रहे हैं वो अपनी तकरीरों से ज्यादा डेमोक्रेटिक नजर आ रहे हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे वो एस्टेब्लिशमेंट को भी ललकार रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि अवाम पर तजुर्बा ना किया जाए। इस्टेब्लिशमेंट को अभी तो नहीं ललकारा उन्होंने, लेकिन जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट है उसको टिका के सुनाई है उन्होंने कि अपनी कठपुतलियां ना बनाओ, आइन में नहीं बनाना। बहुत बना लिया, बात सही है, आई एग्री कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये कठपुतलियां बना के उनको सामने लाना एक बड़ा फैशन बन गया है। जिसको देखें वो कहता है जी मैं फैसला करूंगा कि हुकूमत किसकी होगी। बास तो मीडिया के मालिकान ही फैसला करने की कोशिश करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, और उससे बड़े मसाइल पैदा हो गए। तो अब सूरत हाल ये है कि बिलावल की जो बातें हैं वो ह्यूमन राइट्स कमीशन को अच्छी लग रही हैं, वो पाकिस्तान बार काउंसिल को अच्छी लग रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट बार को अच्छी लग रही हैं, वो दानिश्वरों को अच्छी लग रही हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक जरदारी साहब का है वो एक बैलेंस रखना चाह रहे हैं ताकि दोनों तरफ मामला चलते रहें। तो इधर से बॉलिंग करा, मैं इधर से बॉलिंग कराऊंगा, तो फास्ट बॉलिंग करा, स्विंग कर, मैं स्पिन बॉलिंग कराऊंगा, थोड़ा सा
तो ये मेरा ख्याल है अभी तो वो मरहला नहीं आया जहां मैं ये कहूं कि क्या सामना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सिंध में जिस तरह से पीपल्स पार्टी को चैलेंज करने की बात हो रही है, आप क्या समझते हैं? इस तरह की कोशिश हमने देखा पीपल्स पार्टी करती दिखाई दी है, हमें पंजाब में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, तो क्या जो नून लीग है वो सिंध में इत्तेहादियों के जरिए दाखिल हो सकती है? ये इतना आसान तो नहीं होगा उनके लिए भी? देखिए, जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, शायद जनूबी पंजाब में कोई मौका था पीपल्स पार्टी के लिए, था, इस्तेमाल किया है मैंने, जो जहांगीर तरीन के आने के बाद खत्म हो गया। तो ठीक है, मुमकिन है 4, 5, 10 सीटें वो निकाल ले वहां से मैक्सिमम। अच्छा, सिंध की जो सूरत हाल है वो बहुत डिफरेंट है। यहाँ बहुत ज्यादा मामलात ऐसे हैं जो अभी तक तलाल चौधरी साहब के समझ में नहीं आए हैं। लेकिन जो वक्त आया था कराची, जो सिंध का फतह करने के लिए आया था, उसमें तलाल चौधरी साहब उसको लीड कर रहे थे ना, और उन पर जो यहाँ फिटकार पड़ी है, वहां से चले गए वापस, कोई फैसला हुए बगैर। एमकेएम से मुलाकात शायद हुई हो, शायद, कंफर्म नहीं है मुझे, शायद हुई हो, शायद जेडीआई से मुलाकात हुई हो, लेकिन ये कौन लोग हैं? एमकेएम तो लोकल बॉडीज में भी नहीं आई जी। वो अगर लोकल बकौल बिलावल के, मैं उनसे भीख मांगता रहा कि तुम लोकल बॉडीज में आ जाओ, इंतखाबात में हिस्सा लो, नहीं हिस्सा लिया उन्होंने। और वाकई अगर अब लोग एमकेएम होती तो हालात यहाँ शायद एमकेएम के थोड़े से हक में होते। लेकिन जहां ताल्लुक सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली का है, एमकेएम की पोजीशन नहीं है अभी, और पीटीआई की पोजीशन तो बहुत ही खराब हो गई है। जेडीए की पोजीशन बास हलकों में है जो उनके पास मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है, वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो एक ग्रैंड अलायंस, देखिए मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, उससे बात क्लियर हो जाएगी। सिंध के अंदर माइनस पीपल्स पार्टी हुकूमतें बनी है, और वो जोर तोड़ से बनी है, उसमें एमकेएम शामिल है, जहां सादिक अली की हुकूमत 1 वोट से जबरदस्ती लोगों को पकड़ के गिरफ्तार करके शामिल कराया गया। अरबाब गुलाम रहीम की हुकूमत, जिसे कुछ काम ही नहीं किया सिवाय लाइसेंस जारी करने के, और एक शायद मोहम्मद अली मीर की हुकूमत। ये 3 हुकूमतें बनी है माइनस पीपल्स पार्टी, और तीनों नाकाम रही हैं। तीनों ने सिंध का बेड़ा गर्क किया है। पीपल्स पार्टी पर भी बहुत इल्जाम आते हैं कि पीपल्स पार्टी ने भी सिंध के लिए कुछ नहीं किया, नशर कर दिया है। लेकिन आप जो कुछ भी कह लें, आज भी सिंध पर पीपल्स पार्टी की ग्रिप है, और शायद कराची पे बड़ी है। और इतना आसान नहीं होगा किसी भी जमात के लिए कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में टफ टाइम दे सके। नहीं, बिल्कुल ठीक है। अभी जो गिलगित वाला वाक़या हुआ है, एक मिसाल दूंगा आपको। गिलगित वाला जो इंतखाब हुआ है, जिसका अभी तक ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आया है, वो बड़ा मजेदार है। वहाँ जो जीता है वो पीटीआई का नुमाइंदा खुर्शीद साहब जीते हैं, उनके 6000 वोट हैं। मुस्लिम लीग नून के 5000 वोट हैं, पीपल्स पार्टी की 3500 वोट हैं। तो अब 2 जमातों ने मिलकर जितवाया पीटीआई को। अगर ये मंजरनामा रहा तो आप ये देखेंगे कि नतीजे बड़े मजे के होंगे। ठीक है बेग साहब, एक और अहम मामला है, चीफ जस्टिस साहब का टेन्योर खत्म होने वाला है, और यही कहा जा रहा था कि जो आखिरी हफ्ता होगा वो भूचाल से भरा होगा। आपको लगता है जाते जाते कोई ऐसा फैसला कर जाएंगे जो कि तारीख में लिखा जाएगा? तारीख तो खैर बहुत से फैसले उठा के फेंक देती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला याद होगा आपको जी, फांसी का फैसला पीएलडी में नहीं है, तारीख पीएलडी बनाती है ना, तो उस पर लिखा होता है फलां केस हुआ, ये सजा हुई, ये दलाइल हुए, ये इस वजह से फैसला हुआ। किसी कोर्ट में उस फैसले को बतौर नज़ीर आप पेश नहीं कर सकते। बहुत से फैसले ऐसे हुए। मैं 63A के बारे में कहूँगा कि 63A का फैसला आप शायद पेश न कर पाए आगे चलकर कोर्ट के अंदर, कि 63A में जो फैसला आया कि अगर फ्लोर क्रॉस किया है तो रुकनीत भी गई और वोट काउंट भी नहीं होगा। ये आइन में कहीं नहीं लिखा था, जो आपने शामिल किया है। तो दूसरी बात, जो फैसले आ रहे हैं, अभी जो फैसला आएगा वो नैब का हवाले बनाएगा जी। नैब के फैसले में बड़ा मसला है कि अगर स्ट्राइक डाउन करती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इस फैसले को, तो 90 डे का रिमांड दोबारा शुरू हो जाएगा। पुराना रिमांड जो है 90 डेज का विदाउट बेल, और फिर बेल भी नहीं हुआ करेगी। तो वहां मसला आ जाएगा। अगर किसी को बचाना है तो
बकौल चीफ जस्टिस के देखना ये है कि टारगेट कौन है, तो देखना ये है फैसले में कौन टारगेट होगा, ये भी है। तो बहुत से फैसले ऐसे हैं कि जिस पर बहुत सी बातें हो सकती हैं। तो बेग साहब एक नैरेटिव जो बिल्ड किया है पीडीएम ने, और वो ये कहते हैं कि जब चीफ जस्टिस मौजूद हैं, उमर अता बंदयाल जब तक मौजूद हैं, पीटीआई चेयरमैन को रिलीफ जो मिला हुआ है या मजीद रिलीफ भी मिल सकता है, तो एक नैरेटिव उन्होंने तो बिल्ड किया हुआ है कि जाते जाते भी हो सकता है कोई रिलीफ दे जाए। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा जी कि आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं उनके को गलबन बहुत अंडर एस्टिमेट किया है पीडीएम ने, जिन्होंने भी किया है। वो ज्यादा सख्त आदमी है। फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, इस पर वो बहुत स्ट्रांग है। वो किसी की नहीं सुनेंगे। अगर कोई साथ समझ रहे हैं कि उनके से वो आकर कोई जो गैर जरूरी रिलीफ मिल जाएगी तो गलत है। अगर पीपल्स पार्टी समझ रही है तो गलत है। उनका दो फैसले पढ़ लें आप सिर्फ, एक फैजाबाद का और एक बलूचिस्तान रिपोर्ट जो कमीशन के सरबराह थे, वो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना कानूनी ज़हन है, कितना आईनी ज़हन है। वो सॉरी भटकते नहीं है रास्ते से, वो एक ट्रैक पर चलते हैं, आसान बोलते हैं, छोटा बोलते हैं, कम बोलते हैं, फैसले बोलते हैं उनके। तो मैं अब आज वार्निंग दे रहा हूँ कि जरा बच के हौला हाथ तुम कर ही होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार नासिर बेग शुक्ताई साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। मुआशी तरक्की का रोड मैप दुरुस्त करने के लिए इस वक्त इकदामात का सिलसिला हंगामी बुनियादों पर शुरू हो चुका है और निगरान हुकूमत ने इस वक्त मुआशी मामलात को अपना हदफ बना रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ अगर हम बैरूनी सरमाकारी की बात करें तो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात हमारे लिए इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। सऊदी अरब को 25 से 30 अरब डॉलर की सरमाकारी के लिए राग़िब किया जा रहा है। सऊदी अरब से गवादर में ऑयल रिफाइनरी की बात 2019 से ही चल रही है, लेकिन इसमें कुछ रुकावटें हायल हैं। इसी तरह सऊदी अरब रेकॉर्डिक में सरमायाकारी का भी ख्वाहिशमंद है और इसमें जो इंतजामी मामलात हैं उसकी वजह से कुछ ताख़ीर हो रही है। उधर आलमी बैंक की जानिब से भी पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर की फराहमी का इंदिया मिल चुका है और इस वक्त मुआशी मामलात की दुरुस्ती के लिए बहुत सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसमें ईरानी तेल की अगर स्मगलिंग की बात करें, बहुत अहम मामला है जिससे मुल्क को सालाना बुनियादों पर 60 अरब रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ता है। और ये भी इंकशाफ हुआ है कि ईरानी तेल के कारोबार में 29 सियासतदान भी मुलव्वस हैं। तेल की स्मगलिंग से होने वाली जो आमदनी है वो दहशतगर्दी में भी इस्तेमाल होती है। हवाला हुंडी का कारोबार करने में जो लोग बैरून मुल्क से सहूलतकारी करते हैं, अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और इस वक्त डॉलर ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ FIA भी मुतहरिक हो चुकी है और बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की तैयारियां भी कर ली गई हैं। इसी तरह जो मंशियात फरोश हैं उनके खिलाफ भी FC और पाक फौज भी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत और जो चीनी मिल्स मालिकान हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात में इस बात पर इतफाक हो चुका है कि मिल मालिकान हुकूमत को 140 रुपये फ़ी किलो चीनी देंगे। इस पर अभी उन्होंने आमादगी का इजहार कर दिया है। माहिर मईशत एहसन मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस रहे हैं कि जो निगरान हुकूमत है वो मईशत की बेहतरी के लिए बहुत से इकदाम उठा रही है, मुख्तलिफ क्रैकडाउन इस हवाले से किए जा रहे हैं। आपको लगता है इन तमाम इकदाम से कोई बेहतरी आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, सबसे पहले तो बात यह है कि क्या हम हमेशा फायर फाइटिंग मोड में ही जाएंगे? क्या ये एक दिन में सब कुछ हुआ है? जो पहले सोए हुए थे वो पहले नहीं जाग सकते थे? क्या ये ईरानी तेल 1 महीना पहले स्मगलिंग स्टार्ट हुई है? क्या ये चीनी वाला कार्टेलाइजेशन अभी स्टार्ट हुई है? डॉलराइजेशन 1 महीने में स्टार्ट हुई है? मतलब हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की तरफ क्यों नहीं जा रहे? हम डंडे के जोर पे इकोनॉमी को कितने दिन चला लेंगे? लोगों को भी पता है डंडा आप 2 दिन चलाएंगे, 4 दिन चलाएंगे, 10 दिन चलाएंगे, 15 दिन के बाद दोबारा वही डेमोक्रेसी और वही पॉलिटिशियन और वही सब मेस दोबारा बनेगा। खुदारा मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपके इस चैनल के प्लेटफॉर्म से, आर्मी चीफ से, कि आपने ये जो स्टेप लिए हैं बहुत अच्छे हैं, खुश आइंद हैं,
बट इनको थोड़ा सा आप स्ट्रक्चरल साइड पे भी लेके आए जो कि लॉन्ग टर्म में हो। जब तक आप एफबीआर में रिफॉर्म्स नहीं लेकर आएंगे, अभी हम मीडिया पे आपके चैनल्स पे आगे पीछे देख रहे हैं कि लिस्टें बन रही हैं जो टैक्स चोर है जी, और जिन्होंने टैक्स कम पे किया या टैक्स में डंडी मार रहे हैं। ओ भाई, जो फाइलर है वो तो पहले ही आप उसकी गर्दन आपके हाथ में है। जो टैक्स नेट में नहीं है, आप खुदारा पहले उनको लेकर आए और ऐसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आए जिससे एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी चल सके। अभी जैसे आपके सख्ती तो होनी चाहिए ना, आईनों कानून की पाबंदी तो हर किसी को करनी चाहिए। अगर पहले शायद प्यार से समझाया गया हो, नहीं माने, उसके बाद आप जो डंडे वाली बात कर रहे हैं, स्मगलिंग रोकना, आपको लगता है ये मुज़ाकरात से तो होने नहीं लगा, ये हुंडी का काम बातचीत के जरिए तो नहीं रुकने लगा? जो चीनी की स्मगलिंग हो रही है, या अगर ग्रे मार्केट पेशावर में एक डेवलप थी, वो बातचीत से तो अब सॉर्ट आउट नहीं होगी, वो तो डंडा ही काम करता है फिर। नहीं अनवार, आपने मेरे ख्याल बात फॉलो नहीं की। मैंने ये कहा कि ये मतलब 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले डिसीजन हुए हैं। ये हम 6 महीने पहले क्यों नहीं डिसीजन हुए? 1 साल पहले डिसीजन क्यों नहीं हुए? मतलब ये जो स्मगलिंग है, ये क्या 2 महीने पहले स्टार्ट हुई है? ये सालों से हो रही है, लेकिन फिर वही बात है कि किसी को तो इसका आगाज करना था। अब यही कहा जा रहा है कि देर आए दुरुस्त आए। तो सर वो हम बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने इसीलिए आप कहा कि हम आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये स्टेप लिया। बट एक चीज उनको अंडरस्टैंड करनी है कि आप डंडा कितनी देर चला सकेंगे, आप कितनी देर गन पॉइंट पे चीजों को रोक पाएंगे। आपको मुल्क में ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लेकर आनी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऐसे चलाना है जिससे वो आपको दूरस्थ उसके असरात मिले। अभी जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि ये जो अभी डॉलराइजेशन, अभी मैं मलिक बोस्तान साहब को सुन रहा था कि कुछ 65 के करीब एजेंसीज हैं जिनको कैटेगरी ए का लाइसेंस मिला हुआ है। सॉरी, मैं ये समझता हूं कि जो निजी बैंक्स हैं, आपको डॉलर की ट्रांजैक्शन के लिए निजी बैंक्स के थ्रू ऑपरेट करना चाहिए, ताकि ये गड़बड़ हो ही ना, लोग इन्वॉल्व हो ही ना इस चीज में। क्योंकि एक चीज आप ये समझे कि जब भी गवर्नमेंट किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होगी, उसका बेड़ा गर्क ही होगा, गवर्नमेंट का भी और बिजनेस का भी। ठीक है। अच्छा एक स्पेसिफिक जो बात है, वो जो स्पेसिफिक एक बात है वो ये है, अगर हम स्मगलिंग को ले लेते हैं, अगर हम डॉलर की स्मगलिंग की बात करें, तेल की स्मगलिंग की बात करें, चीनी जिस तरह से स्मगल की जा रही है, अगर अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर रहे हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपको नहीं लगता कि ये इसमें सख्ती वाला एलिमेंट अभी शामिल नहीं हुआ? अनवार भाई, बहुत अच्छी बात है, पर मेरा तो सवाल यह है कि बॉर्डर पे मैं खड़ा था, बॉर्डर पे आप खड़े थे, पहले भी तो बॉर्डर अवेलेबल था। तो जो पहले वाले लोग हैं, पहले उनको तो पनिश करें ना साथ, कि जिनकी वजह से ये स्मगलिंग हो रही थी, जो डॉलर उधर जा रहा था। मतलब अब भले जो भी पाकिस्तानी है, 340 से डॉलर वापस 300 की ब्रैकेट नीचे आ गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए था। आपकी तमाम मुल्क की इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक गई। जिसके पास 10,000 रुपए हैं वो भी डॉलर खरीद रहा है, जिसके पास 10 लाख रुपए थे वो भी डॉलर खरीद रहा था। कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि डंडे के साथ साथ थोड़ा सा लोगों को एवेन्यू भी दे कि आप अगर सरेंडर कर दें अपने डॉलर, बैंक में जमा करवा दें, तो आपको हम इस तरीके से अकोमोडेट और फैसिलिटेट करेंगे, बजाय इसके कि आप दोनों साइडों से डंडे ही मारते जाए। ठीक है। और लोगों को कॉर्नर करते जाए। ठीक है। अच्छा, तो एहसन साहब, अभी फिर आप क्या देख रहे हैं? डॉलर रेट कितना कम हो सकता है या मजीद कितना कम होना चाहिए? मेरा अपनी रफ असेसमेंट है कि 275 और 280 की ब्रैकेट में डॉलर आएगा, जिस तरीके से ये अभी हम चीजों को मैनेज कर रहे हैं। और बैंक रेट में भी इसी के प्लस माइनस में 3, 4, 5 रुपए के फर्क से फ्लक्चुएट करेगा, और जो कि बहुत बेहतर होगा। उससे मैं ये समझता हूं कि जो डॉलर इनकैशमेंट होगी या डॉलर लिक्विडेट होगा जब, तो वो अदर इंडस्ट्रीज में लाइक स्टॉक मार्केट में चला जाए, रियल एस्टेट सेक्टर में चला जाए, या और लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाएंगे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत एहसन मलिक हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, आपका बहुत शुक्रिया। और बढ़ते हैं, एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करते चलें। जिस तरह से हम बहुत से मुख्तलिफ वाक़यात आपके साथ रिपोर्ट करते हैं, कुछ वायरल वीडियोज़ होती हैं, कुछ वायरल वाक़यात होते हैं जो कि सोशल मीडिया की जीनत बनते हैं, फिर हम तक पहुँचते हैं। जिस तरह से भारत में G20 इजलास हुआ जिसमें दुनिया की 20 बड़ी मईशतें वहाँ पर मौजूद थीं। भारत G20 इजलास की कामयाबी का दावेदार तो ज़रूर है और सोशल मीडिया पर हमने देखा कि उस पर काफ़ी बात की गई, लेकिन हकीकत यह है कि ये कॉन्फ्रेंस भारत के लिए एक मजाक बन गई। नरेंद्र मोदी की हुकूमत हकीकत को छुपाने में उस वक्त नाकाम हो गई जब G20 शुरू होने से कबल ही उसकी अहमियत पर उस वक्त सवालिया निशान लग गया जब चीनी सदर शी जिनपिंग ने उसमें खुद शिरकत करने की बजाय अपने जो वजीर आजम हैं ली चियांग उन्हें भेज दिया था। इसी तरह रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी नई दिल्ली में होने वाले इजलास में शिरकत नहीं की और ना ही G20 इजलास में यूक्रेन के मसले पर कोई पेशरफ नजर आई है। फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी ने भी ये कहा है, इजलास में तनकीद की है और ये कहा है कि हालिया बरसों में जो G20 के मेंबरान हैं उनके दरमियान नाइत्तफाकी में इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस का बयान भी सामने आया जिसने इस इजलास की अहमियत को और भी कम कर दिया, जब उन्होंने कहा कि अगर हम वाकई एक आलमी फैमिली हैं तो फिर आज हम टूट फूट का शिकार दिखाई दे रहे हैं। एंटोनियो गुतेरेस ने रहनुमाओं को खबरदार किया कि उनके जो आपसी झगड़े हैं उससे कशमकश बढ़ेगी, अवाम के एतमाद में कमी आएगी। दूसरी जानिब भारत ने G20 इजलास की जो तैयारियां हैं उसके नाम पर दिल्ली की मज़ाफ़ाती आबादियों को ग्रीन कपड़ा लगाकर ढाम दिया। अपने ही मुल्क की जो गरीब आवाम है, जो गरीब आबादी है, उनको दुनिया से छुपाने की कोशिश की गई, जिस पर जो कच्ची आबादी के मकीन हैं वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत से बहुत नाराज़ दिखाई दिए। न्यूज़ स्क्रीन पर आप कुछ ये मनासिर भी देख रहे हैं जिस तरह से इन आबादियों को कवर किया गया है और उनका ये कहना था कि बाहर साफ़ सुथरी सड़कों से गुजारा जा रहा है। इन तमाम ममालिक के जो वज़रा आ रहे हैं या सदर मुमलिकत आ रहे हैं और भारत अपनी गुर्बत छुपाने की एक ये नाकाम कोशिश कर रहा है, जो कि फिर सोशल मीडिया पर भी एक किस्सा बहुत वायरल हुआ। इसी तरह नई दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर जो मुसलमान आबादी थी उनके साथ भी काफ़ी नारवा सलूक किया गया और जो मुस्लिम आबादी वहां पर मौजूद थी उनकी 100 से ज़ायद दुकानों को गिरा दिया गया। तो भारत इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी का दावेदार ज़रूर है, लेकिन हकीकत यही है कि भारत के जो हथकंडे हैं वो उनकी अपनी जग हसाई का बायस बनते हैं। और ये बात हकीकत है कि इस वक्त अमेरिका को चीन के खिलाफ अगर किसी की ज़रूरत है वो सिर्फ भारत है। भारत के कंधे को इस्तेमाल किया जा रहा है और मोदी साहब उसके लिए अपना कंधा पेश करते तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की हरकतें करते हैं तो पूरी दुनिया में फिर इनका मजाक भी बनता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे आपकी स्किन हेल्थ से मुतालिक। तो जल्द की खूबसूरती किसे पसंद नहीं है। अगर हम ख़वातीन की बात करें तो वैसे भी ख़वातीन जो हैं वो जल्द के मामले में बहुत हसास होती हैं, लेकिन आजकल जो मर्द हजरात हैं वो भी अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखते हैं और उम्र ढलने के साथ साथ देखते हैं कि जो हमारी स्किन है वो भी ढलने लगती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं, जो कि सबसे पहले जो बुढ़ापे के आसार हैं वो चेहरे पर नुमायाँ होने लगते हैं, जो कि लोगों को परेशान करते हैं। तो इन झुर्रियों से जान छुड़ाना, जवान नज़र आना हर किसी का ख्वाब है, जिसके लिए मुतअद्दिद अफराद ऐसे भी हैं जो क्रीम्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। बुढ़ापे के असरात से बचना आसान काम नहीं है, मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। अगर हम अपनी डाइट का ख्याल रखें, रोज़ाना की जो रूटीन है उसमें कुछ पॉजिटिव आदतें अगर हम अपना लें तो बुढ़ापे के असरात नुमायाँ होने के अमल को आहिस्ता भी किया जा सकता है, उसको एक स्लो डाउन किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है वो कब शुरू करना चाहिए, इसी बारे में हम बात करेंगे। माहिर अमराज जल्द डॉक्टर कमल जवाद ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, ये वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। स्किन की जो ब्यूटी है, जल्द की खूबसूरती, वो तो हर किसी को पसंद है, उसको कैसे महफूज रखा जाए, कौन से ऐसे तरीके हैं? महफूज रखने के तो बड़े जदीद तरीके आ गए हैं आजकल, लेकिन सबसे पहले हमने केयर खुद करनी होती है। जो सेल्फ केयर है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनिशियल से अपनी स्किन पर तवज्जो दें तो आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता ऐसी चीज़ों का शिकार हो जाती है जो डेफिनेटली कोई भी पसंद नहीं करता। जैसे आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड होती है, स्किन पर रिंकल्स यानी झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। वो फाइन लाइन से स्टार्ट होती हैं बट आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा होती जाती हैं। स्किन को अगर आप सबसे पहले मॉइस्चराइज प्रॉपर रखेंगे, डिहाइड्रेट नहीं होने देंगे, तो आपकी स्किन काफ़ी प्रॉब्लम
से बच सकती है। लेकिन अब अल्टीमेटली हो गया है ऐसा, आपने नहीं केयर की या केयर करते करते भी समटाइम ऐसा होता है कि आपकी स्किन पर रिंकल्स आ गए, आपकी स्किन जो है वो डल नज़र आने शुरू हो गई है, आपकी स्किन की टोन इवन नहीं रही है। अब आप क्या करें? डेफिनेटली आपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। और फिर हमारे पास ऐसी काफ़ी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं जो अब पेशेंट को बगैर कोई हार्म पहुंचाए आपकी स्किन को यूथफुल भी कर देती हैं, आपकी स्किन को हाइड्रेट भी कर देती हैं और आपकी स्किन से काफ़ी हद तक रिंकल्स को रिमूव भी कर देती हैं। जो ये मार्केट में हम देखते हैं एंटी एजिंग क्रीम्स हैं या कोई डिफरेंट सीरम्स हैं जो लगाते हैं लोग और 6 महीने में स्किन बड़ी अच्छी हो जाती है, ग्लो बड़ा अच्छा हो जाता है, तो वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या वो बेहतर है? देखिए, जो मार्केट्स में जितनी भी ये क्रीम्स अवेलेबल हैं वो इमीडिएट रिजल्ट्स बहुत अच्छे देती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उसमें स्टीरॉइड शामिल होता है। स्टीरॉइड एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हम यूज़ करते हैं लाइफ सेविंग के लिए। लाइक लास्ट स्टेज पे पेशेंट है, बीमारी से रिकवर नहीं कर पा रहा है, मेडिकेशंस प्रॉपर्ली से असर नहीं करी, तो बूस्ट करने के लिए हम कुछ टाइम के लिए स्टीरॉइड देते हैं। स्टीरॉइड का लॉन्ग टर्म इस्तेमाल जिस्म के लिए ठीक नहीं होता, और वक्त से पहले भी नहीं फिर उसको करना चाहिए। एग्जैक्टली, हम उसे खास मुद्दत के लिए देते हैं, वो भी अगर लाइफ सेविंग ज़रूरत है तो। देखिए, स्किन का ख़राब होना, स्किन को का ढलकना लाइफ सेविंग कंडीशन नहीं है। सो आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जो आपकी स्किन को उस वक्त तो बहुत अच्छा इफेक्ट दे देती हैं, लाइक 4-5 मंथ्स के लिए या 1 ईयर के लिए हार्डली। उसके बाद आपकी स्किन पे जो असरात आते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। आपकी स्किन डीपिगमेंटेड हो जाती है, आपकी स्किन पर मेलाज्मा यानी पिगमेंटेशन, झाइयाँ बढ़ जाती हैं, आपकी स्किन पर एक्नी निकल आती है। स्किन उसको यूज़ करते करते, ऐसा नहीं आपने छोड़ दिए तो ये साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, यूज करते हुए जब उसका टॉलरेंस डेवलप हो जाता है तब ये सब कुछ होता है। और उसके बाद फिर कोई मेडिसिन, कोई क्रीम फिर असर भी नहीं करती। बिल्कुल, वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हम दवाइयों से, जो हमारी मेडिसिन है खाने और लगाने वाली, उनसे असर नहीं हो सकता। फिर अल्टीमेटली हमें प्रोसीजर्स की तरफ आना पड़ता है। सो प्लीज ये मेडिकेशन, ये जो क्रीम्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आपको 5 दिन में गोरा गोरा करने का दावा करती हैं, वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो 5 दिन में गोरा गोरा भी कर देंगी और आपकी स्किन बहुत यूथफुल भी नजर आएगी, बट वो एक लॉन्ग टर्म नहीं है और वो स्किन कैंसर की तरफ भी जा सकता है, बिकॉज उनका मुसलसल इस्तेमाल आपकी स्किन में कैंसर भी डेवलप कर सकता है। मरकरी क्रीम्स की बात कर रही हैं एग्जैक्टली, वो भी। और अगर आप और कोई एंटी एजिंग जो हमारी कॉस्मेटिक्स की क्रीम्स होती हैं, उनसे ये होता है कि समहाउ आपकी स्किन यूथफुल हो जाती है, बट जब उनका भी टॉलरेंस लेवल डेवलप हो जाता है तब वो भी काम छोड़ देती हैं। ठीक है, अच्छा, तो जो एंटी एजिंग क्रीम है या कोई भी इस तरह का प्रोसीजर है, वो किस एज में जाकर शुरू करवाना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग जल्दी वो अडॉप्ट कर लेते हैं वो वाले सारे प्रोसीजर, फिर उनको बाद में हम देखते हैं कोई भी चीज़ फिर हेल्प नहीं कर पाती। एक्चुअली अनवार, अब हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि पहले एक लिमिटेड, शायद आपने भी सुना हो कि एक लिमिटेड टाइम होता था, कहते थे 30 ईयर्स के बाद आपने फेशियल करवाना है, जो सैलून्स के फेशियल होते थे। बट अब क्या हो गया है कि 20 ईयर्स के बाद भी समटाइम आप देखते हैं कि किसी भी लड़की या लड़के की स्किन ढलकना शुरू हो जाती है, उस पर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं या इवन टोन नहीं रहती, तो अब उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो सम टाइम आपको 20 के बाद ही एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की तरफ आना पड़ जाता है, लेकिन उसमें फिर हम चीज़ों का ख्याल करते हैं कि क्या चीज़ें इनकी एज के मुताबिक बेहतर हैं। जैसे बहुत सारे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं, नाम अगर मैं लूँ, हमारे पास हाइफू है, उसके अलावा फिलर्स हैं, बोटॉक्स हैं, प्रोफाइलो है, लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, जो अगर आप किसी अच्छे एक्सपर्ट बंदे से लगवाएं तो वो आपको नुकसान नहीं देती। तो एक्सपर्ट के पास तो हम जाते हैं बिल्कुल एंड पे, हम तो पहले जाते हैं फार्मेसी पर, कहते हैं कि भाई साहब एक क्रीम दे दें, हमारे ये रिंकल्स पड़ रहे हैं या डार्क सर्कल्स पड़ रहे हैं। तो आप यकीन करें, मेडिकल स्टोर पर सम टाइम अगर मेरा जाना हो ना और मैं खड़ी हूँ अपनी मेडिसिन लेने के लिए और बराबर में कोई बंदा आता है या बंदी आती है, वो लिटरली ना मेडिकल स्टोर वालों से ऐसे सवाल कर रहे होते हैं कि मुझे फील होता है कि सामने मेरे कोई डॉक्टर खड़े हुए हैं ना, कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है, आप बताएं इसके लिए कौन सी मेडिसिन ठीक रहेगी। और उनकी भी बहुत अच्छी मालूमात होती हैं, लाइक वो बड़े उनको मशवरे देते हैं कि ये नहीं ये आप कर लीजिए। सो प्लीज ऐसे नहीं करना चाहिए, बिकॉज देखें जो आपको सूट कर रही है जरूरी नहीं है कि वो मुझे भी सूट करे। ठीक है। सो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है मेडिकेशन का इस्तेमाल, इसलिए जरूरी नहीं कि अगर आपको फायजा ब्यूटी क्रीम सूट कर रही है तो वो मुझे भी करेगी। ठीक है। और उसके मुझे साइड इफेक्ट्स उतने हो सकता है मुझे 5 साल तक भी ना हो, माइट भी कि मुझे साइड इफेक्ट्स ना हो उसके, और किसी को वेरी करता है। बिल्कुल और ये आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ही बताएगा, ये आपको आपका कंसर्न डॉक्टर बताएगा। ठीक है। किसी भी अनाड़ी से, किसी भी अताई हकीम से चीजें नहीं पूछनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा कॉमन इशू है, हम देखते हैं पाकिस्तान में एक्नी के बाद जो फिर स्कार्स रह जाते हैं, तो उसके लिए फिर क्या ट्रीटमेंट है? कोई क्रीम है या कोई और ट्रीटमेंट है जो कि अब नया आ चुका है?
देखिए, अगर एक्नी इमीडिएटली आपने एक्नी के टाइम ही अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लिया है तो डेफिनेटली वो खुद आपका इसका ख्याल करते हैं कि एक्नी अभी डेवलप हुई है, इनिशियल स्टेज पे है, तो वो ना सिर्फ एक्नी को ख़त्म करने वाली मेडिकेशंस देते हैं बल्कि ख्याल करते हैं कि वो आपके स्कार्स भी ना डेवलप होने पाए। सो वो मेडिकेशंस हम कॉम्बिनेशन में देते हैं जिससे आपकी एक्नी भी कवर होती रहती है और निशान भी नहीं पड़ते। बट अब अगर एक्नी लॉन्ग टर्म में थी आपको और आपने उस वक्त केयर नहीं की, एक्नी चली गई बट वो स्कार्स छोड़ गई है, अब जो ट्रीटमेंट है वो ज्यादातर मेडिकेशन से नहीं होता, अल्टीमेटली आपको प्रोसीजर्स की तरफ आना पड़ता है। और उन प्रोसीजर्स में मेनली जो हम यूज करते हैं वो ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो आपके अपने ही ब्लड से तैयार किए हुए होते हैं। उसके अलावा जो है सेफ है, क्योंकि लोग बहुत डरते हैं अपने मुंह को छिड़वाने से। बिल्कुल, वो सेफ इसलिए भी हैं अनवार के उसमें हम कुछ भी ऐसा हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं डालते। आपका ब्लड लेके सेंट्रीफ्यूज करके, पीआरपी शायद आपने टर्म सुना भी होगा कि पीआरपी स्कैल्प के लिए यूज होता है। पीआरपी का जो मटेरियल है वो हम फेस के लिए भी यूज करते हैं। उससे हम माइक्रो नीडलिंग करते हैं, मीजोथेरेपी करते हैं और उनसे आपकी स्किन सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस में आती है। जो गड्ढे आपकी स्किन पे पड़ जाते हैं, जब हम उसे पीआरपी का मटेरियल डालते हैं, माइक्रो नीडलिंग करके इंजर्ट करते हैं, तो वो खुद ब खुद हीलिंग होती है, रिपेयरिंग का अमल शुरू हो जाता है। रिपेयरिंग का अमल शुरू हो जाता है। उस रिपेयरिंग में वो जो आपके ओल्ड स्कार्स हैं वो भी साथ साथ रिपेयर हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसका साइड इफेक्ट ऐसा कोई नहीं होता। ठीक है। अच्छा, नींद की कमी की वजह से अब जो डार्क सर्कल्स, हम सबको बहुत इश्यूज हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फोन्स रात तक यूज करते रहते हैं, नींद पूरी नहीं करते हैं, और सुबह अगर किसी ने काम पर जाना है उसकी स्लीप रूटीन नहीं अच्छी है, तो उसके लिए कोई हल है नींद पूरी करने के अलावा? देखिए, हाँ, पहला तो यही है नींद पूरी करना, वो हम में से कोई भी नहीं करता, इंक्लूडिंग मी, मतलब नहीं करते। और मोबाइल का यूज भी हमारा बहुत ज्यादा है डेफिनेटली, तो इसलिए डार्क सर्कल्स बहुत कॉमन है। डार्क सर्कल्स के लिए सबसे बेहतर ये है कि आप हाइड्रेट एटलीस्ट रखें अपने आप को, पानी प्रॉपर पिएं। दूसरा, अगर प्रोसीजरल बेस पे हम आते हैं तो प्रोसीजरल जो है वो अगेन पीआरपी है। पीआरपी, फिलर्स और इसके अलावा कुछ मेडिकेशन स्लीप रूटीन हमें बेहतर करने की जरूरत है। वो प्रायोरिटी है। बहुत शुक्रिया माहिर अमराज जल्द डॉक्टर कंवल जवाद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।